डिस्कशन में जो लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, आर्टिकल 37 एंड आर्टिकल 46। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है और फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग एंड बेसिक डिफरेंस जानने से पहले हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। बेसिकली दोनों ही राइट्स हैं जो इंडिया के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट को कोई भी सिटीजन कोर्ट्स में जाके एनफोर्स करवा सकता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये बोल सकते हैं कि फाउंडेशन स्टोन, जो नींव पत्थर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नींव पत्थर, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के नींव पत्थर के तौर पे घोषित किए गए हैं। तो दोनों ही फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोथ आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जरूरी हैं, दोनों ही कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद आज़ाद भारत ने अपने देश के लिए कुछ गोल सेट किए थे। तो ये फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये उन गोल्स को ही डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखते हैं कि मीनिंग एंड बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन कहा जाता है। फंडामेंटल राइट की अवहेलना हो, अगर इसकी वायलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अधीन जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करेगी और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अधीन जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करेगी। और अगर उन्हें पता लगे कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जुडिशरी को यह पावर आर्टिकल 13 से मिलती है। फंडामेंटल राइट्स यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं सरकार के आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिविजुअल के सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। आगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव ग्रेट वैल्यू, क्योंकि हमारे देश का जो आइडियल है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मामले में जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होती। कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मामले में कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वायलेशन होती है तो कोर्ट में जाके उन्हें एनफोर्स नहीं करवा सकता। ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने में होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्ट जो होता है वो लोगों के सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को सेफगार्ड करना है और लोगों को समृद्ध करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन ऑब्जेक्ट लोगों को इकोनॉमिकली एंड सोशली इक्वल बनाने का है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राइट दिए गए हैं कि हर एक बंदे को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, किसी को भी कानूनी सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को एडवांस करने के लिए पर्याप्त यत्न किए जाएंगे, एनवायरनमेंट को सेव किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपका मदुराई राजन में आर्टिकल 13 के बारे में क्या बोला गया था। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का हिस्सा है जिसमें फंडामेंटल राइट्स बोले गए हैं। आर्टिकल्स 12 से 35 तक इसमें शामिल हैं। आर्टिकल 12 और 13 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट 14 से लेके 35 तक शुरू होते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 13 में जो लॉ
फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो या उसकी डेरोगेशन में हो, उसे वॉइड डिक्लेयर करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें टोटल 4 क्लॉजेस हैं। 3 क्लॉजेस ओरिजिनल में थी और एक क्लॉज आफ्टर 24th अमेंडमेंट 1971 ऐड किया गया था। पहले 3 क्लॉजेस में फर्स्ट क्लॉज की बात करें, इसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void। मतलब ये है कि कोई भी लॉ इंडिया की टेरिटरी में पहले से ही लागू था, कॉन्स्टिट्यूशन आया बाद में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस भाग के जैसे फंडामेंटल राइट्स के जो इनकंसिस्टेंट होगा वो पहले वाला कानून, तो वो जितना जितना इनकंसिस्टेंट होगा उतना उसका हिस्सा वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उसकी अगर बात करें, इसे पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। इसमें यह बोला गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद कोई भी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ पास करती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो या फिर इस क्लॉज को वायलेट करता हो, सेकंड क्लॉज को जितना वायलेट करता है, टू दैट एक्सटेंट वो वॉइड डिक्लेयर किया। थर्ड की बात करें, वहाँ पे लॉ वर्ड की डेफिनेशन बोली गई है। लॉ वर्ड की डेफिनेशन जो फर्स्ट क्लॉज में बोला गया कि ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, और जितने भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले। अब दूसरी क्लॉज में देखते हैं, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, कोई लॉ नहीं बनाएगी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में। तो वो लॉ कौन क्या क्या होंगे, कि अकेले लॉ या उसमें कुछ और भी आएगा। इसमें बोला गया कि लॉ की डेफिनेशन में ऑर्डिनेंस भी आता है, ऑर्डर भी आता है, बाय लॉ भी आएगा, रूल भी आएगा, रेगुलेशन भी आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, कस्टम भी आएगा, यूसेज भी आएंगे। ठीक है, और कस्टम और यूसेज का आपको पता है कि ये कोई कानून नहीं होता, ये रीति रिवाज होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले जो हिंदू समाज था हमारा, वहाँ पे कई सारे रीति रिवाज प्रेवेलेंट थे, जिसमें दलितों को, पिछड़ी जातियों को काफ़ी सारी अपमान सहना पड़ता था। तो उन कस्टम और यूसेज को जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हैं, उन्हें क्लॉज 1 या 2 में वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। आगे बोला गया डेफिनेशन ऑफ लॉ में कि ये सारे जो लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम या यूसेज जो किसने पास किया है या किसने बनाया है, किसी भी लेजिस्लेचर ने, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे कर्फ्यू के टाइम पे, अब कर्फ्यू लगे हुए हैं, कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि डीएम मैडम पास करते हैं कानून कि सिर्फ ब्राह्मण कास्ट के लोग ही बाहर निकल सकते हैं, बाकी लोग अपने घरों में ही रहेंगे, तो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, तो ये कानून वाइड होगा। तो इसमें अगर मान लीजिए इस कानून की वायलेशन में कोई आदमी जो ब्राह्मण नहीं है वो बाहर आ जाता है दिन में, तो उसके खिलाफ 188 या 271 का जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो वो उसकी क्वेश्चन के लिए जा सकता है, हाई कोर्ट में क्वेश्चन होगी और बोल सकता है कि ये जो ऑर्डर पास किया था ये वॉइड था, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है, इसलिए ये वॉइड था। तो इस वजह से अगर इसकी वायलेशन में अगर मैं बाहर निकला हूँ जो कि पहले ही वॉइड है, तो मैंने कोई वायलेशन नहीं की, इसलिए जो पर्चा जो FIR दर्ज की गई है बिल्कुल सरासर गलत है, तो इसे क्वैश किया जाए। तो हाई कोर्ट में जाके वो गुजारिश कर